तो कैसे हो दोस्तों। आज हम क्लास 10 का रासायनिक विज्ञान का पहला चैप्टर दोस्तों, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर नंबर 1 दोस्तों, क्लास 10 का। चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना टॉपिक। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ या ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पौधे का निर्माण होता है। जैसे दोस्तों भोजन का पाचन करना, यह क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें दो प्रकार का होता है रासायनिक अभिक्रिया। पहला, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा मतलब कि भाग लेते हैं, उसी को अभिकारक कहते हैं। दूसरा प्रकार, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। जिसका निर्माण होता है, जो भाग लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं, और जो निर्माण होता है उसे उत्पाद कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, जैसे भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते पर जंग, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। और दोस्तों देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों। रासायनिक परिवर्तन में प्रदर्शित करना। जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल अभिकारक बनाता है। जिंक सल्फ्यूरिक हाइड्रोजन उत्पाद बनाता है दोस्तों। चलो दोस्तों आगे, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्व के प्रतीत अभिकारक तथा उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थिति जैसे तापमान, दाब आदि के तीर के निशाने के ऊपर नीचे दर्शाया जाता है। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि तभी तो तत्व अलग होंगे, इसीलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है दोस्तों। द्रव्य संरक्षण का नियम। द्रव्य संरक्षण का नियम किसने दिया? आइंस्टीन बाबा ने दिया भैया। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता ना ही विनाश होता है। द्रव्यमान संरक्षण कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या के समान होनी चाहिए। चरणबद्ध संतुलित करना। रासायनिक समीकरण को लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe2O3 प्लस H2। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। दूसरा चरण, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। तत्व लोहा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अभिकारक के परमाणु 1 to 1, उत्पादक के 3 to 4। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व के अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। Fe प्लस 4 H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2। सभी तत्व के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। 3 लोहा माइनस 4 H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस 4 H2O।
सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिकारक के दोनों ओर समान है। अभिकारकों में उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। ठोस, द्रव, लिक्विड। लिक्विड क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं, द्रव। गैस, गैस का लिक्विड कहते हैं। ठोस, द्रव, गैस, जलीय, विलयन, एक्वस। कुछ आवश्यक परिस्थिति में जैसे ताप, दाब, प्रेक्षक आदि को भी तीर से निशाने से ऊपर या नीचे लिखें। रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार। संयोजन अपक्रिया। संयोजन अपक्रिया किसे कहते हैं? इस रासायनिक अपक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजक अपक्रिया कहते हैं। जैसे ए प्लस बी गिव्स आउट सी। उदाहरण के लिए कोयला का दहन, CO2 प्लस सी प्लस O2 CO2। जल का निर्माण, H2 प्लस O2 2H2O। बिना बुझा हुआ चूना, ऊष्मक्षेपी अपक्रिया। जिस अपक्रिया में उस उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्मक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। प्राकृतिक गैस का दहन श्वसन या ऊष्मक्षेपी अपक्रिया है। दूसरा दोस्तों, वियोजक अपक्रिया। इस अपक्रिया में एक एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाते हैं, उसी को हम वियोजक अपक्रिया कहते हैं। जैसे ए गिव्स आउट BC। ऊष्म वियोजक, ऊष्म द्वारा किया गया वियोजक, ऊष्म वियोजक। किसी अपक्रिया में ऊष्म द्वारा किया गया वियोजक, ऊष्म वियोजक। जैसे फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड, हरा रंग, भूरा, लाल रंग। चूना पत्थर, बिना बुझा हुआ चूना। विद्युत वियोजक किसे कहते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजक विद्युत वियोजक कहा जाता है। उदाहरण के लिए विद्युत धारा, किसी खाली मग्गे को ले लिया जाता है, फिर उसके बाद उसमें हाइड्रोजन गैस भर दिया जाता है, उसके बाद वहाँ पे ग्रेफाइट का 2 पावर लगाया जाता है, उसके बाद बैटरी लगाई जाती है 6 वोल्ट की, रबर स्टैंड पर लगा के रोक दिया जाता है दोस्तों, नीचे ऊपर से अंदर में। उसके बाद पानी भर दिया जाता है, फिर उसके बाद कैथोड एनोड रहता है, जोड़ दिया जाता है। ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है। प्रकनली 2 लगाया जाता है। ऑक्सीजन, प्रकनली में ऑक्सीजन भरा होता है। जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो अपक्रिया जन होती है, उसमें वियोजक होती है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर होने वाला वियोजक उसमें वियोजक होता है। प्रकाशीय वियोजक, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजक प्रकाशीय वियोजक। जैसे सफेद फोटोग्राफी में उसमें प्रकाशीय वियोजक का उपयोग किया जाता है। जैसे 2AgCl गिव्स आउट 2AgL प्लस Cl2। इस अपक्रिया का उपयोग से श्याम सफेद फोटोग्राफी में किया जाता है। ऊष्म शोषित अपक्रिया, जिस अपक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे हम ऊष्म शोषित अपक्रिया कहते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। दोस्तों वंदे हम विस्थापन अपक्रिया को बताएंगे डिटेल में। दोस्तों विस्थापन अपक्रिया क्या है? विस्थापन अपक्रिया, इस अपक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व उसके यौगिक से विस्थापित हो जाते हैं, जिसे हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। बहुत आसान दोस्तों, जैसे कोई घोल है, चीनी और पानी। चीनी पानी जब घोला जाता है तो क्या होता है? विस्थापित हो जाता है, फर्क नहीं निकल पाता चीनी कितना है और कितना है, इसलिए विस्थापन अपक्रिया इसी को कहा जाता है। जैसे दोस्तों
जैसे दोस्तों यह देखो यहाँ पे लगा है प्रखनली। एक प्रखनली ली जाती है जिसमें कॉपर सल्फेट मिलाया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन होता है। उसमें 2 लोहे की छड़ लटकाई जाती है धागे बांधकर। उसके बाद क्या होता है, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई। CuSO4 के नीले विलयन का रंग हरा FeSO4 के निर्माण का कारण हो गया। Zn प्लस CuSO4 प्लस गिव्स आउट ZnSO4 प्लस Cu कॉपर सल्फेट। कॉपर जिंक कॉपर के अधिक क्रियाशील है। द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में उत्पादक का निर्माण 2 यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट BaSO4 के सफ़ेद अविलीय अवक्षेपण का निर्माण होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। चलो दोस्तों, अपचयन उपचयन। उपचयन अपचयन। उपचयन एवं अपचयन। उपचयन एवं अपचयन क्या है? चलो दोस्तों बताते हैं आपको। उपचयन उपचयन क्या है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाए, जैसे तुम ऑक्सीजन जल्दी लेने लगे, क्या हो गया, वृद्धि हो गई। और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास हो जाए, पदार्थ मतलब जानते हो ना, पदार्थ मतलब चाहे जो वस्तु पदार्थ होता है ह्रास हो जाए, उसे हम उपचयन कहते हैं। जैसे C+O2 CO2। दोस्तों अपचयन, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो जाए, जब किसी पदार्थ के ऑक्सीजन का वृद्धि हो जाए तो उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O। अपचयन उपचयन। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड कॉपर से अपचयित हो जाता है। हाइड्रोजन अपचयित होकर जल बन जाता है। इसी अभिक्रिया को उपचयन तथा अपचयन दोनों हो रहे हैं। इसी रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का प्रभाव। संक्षरण, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर संचरित हो जाती है, इसी को हम संक्षरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लोहे की वस्तु पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत एवं तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संचरण के उदाहरण हैं। यशदा लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संचरण से धातु को बचाया जा सकता है। विक्रगंधिका, वाष्प से युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तित हो जाता है। इसी विक्रगंधिका कहते हैं। विक्रगंधिका से रोकने के लिए उपाय। प्रति ऑक्सीकरण का उपयोग करें। वायु रोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा शीतलन द्वारा। जय हिंद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। अब हम अपने दूसरे टॉपिक मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।